मेरी हाल ही में दीप्ति से शादी हुई है। दीप्ति को मैंने पहली बार मेरे ऑफिस में देखा था। वो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। कुछ ही मुलाकातों में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। दीप्ति के परिवार की हालत बहुत नाजुक थी। उसके पिता ना होने के कारण उसे ही घर चलाना पड़ता था और माँ की बीमारी में उसकी पूरी तनख्वाह निकल जाती। छोटा भाई तो अभी स्कूल में ही था। उसे डर था शायद मैं उसके घर के हालात देखकर उससे शादी नहीं करूँगा, पर मुझे दीप्ति से प्यार था। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो अमीर है या गरीब। भगवान की कृपा से मैं अच्छी नौकरी पर था, महीने के लाखों कमाता था। मेरे माँ पापा तो गांव में ही रहते थे, उन्हें शहर में रहना पसंद ही नहीं था। हमने हमारे घर वालों से बात करके शादी कर ली। शादी के वक्त जब गुरुजी ने हमारी कुंडलियाँ मिलाई तब उन्होंने बताया कि हमारी कुंडली में दोष है, जिसे दूर करने के लिए हमें 2 महीने बाद एक पूजा करनी होगी। तब तक हम अपना वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते। उम्र भर एक दूसरे का साथ मिले तो ये 2 महीने की दूरी निभाने में हर्ज ही क्या था। शादी के 1 हफ्ते बाद हम गांव में सारी रस्में ख़त्म करके घर लौट आए। हमारे बीच बहुत प्यार था। दीप्ति जितनी खूबसूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी पत्नी थी। वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती, पर उसे हर हफ्ते मायके जाना रहता। शुरुआती दिनों में मैंने सोचा शायद उसकी माँ बीमार है और उन्हें इसकी आदत है, इसीलिए दीप्ति बार बार घर जाती है। मुझे लगा शायद समय चलते वो सीख जाएगी कि मायके यूँ बार बार जाना सही नहीं है। आज भी जब मैं ऑफिस से थका हारा घर लौटा, वो तुरंत ही मायके जाने की ज़िद करने लगी। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, पर वो कहने लगी उसे माँ की बहुत याद आ रही है और उसे मायके जाना ही होगा। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब लग रही है। वो मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके चेहरे की उदासी मुझे देखी नहीं गई, तो मैं उसे घर छोड़ आया। वापस आते वक्त हूबहू दीप्ति जैसी साड़ी पहनी हुई लड़की रिक्शा से उतरकर मेरे सामने से रास्ता क्रॉस किया और एक घर के अंदर चली गई। मैं सिग्नल पर खड़ा था। वैसे ही हरे रंग की साड़ी और जरी की बॉर्डर देखकर मैं हैरान हो गया। गौर से देखने पर वो मुझे कुछ दीप्ति जैसी दिखाई दी, पर मेरी नीयत साफ थी। मैंने अपने मन में गलत वहम नहीं आने दिया और सिग्नल खुलते ही वहाँ से निकल गया। दीप्ति घर वापस आने के बाद मैं उससे इस बारे में बात करना भूल ही गया। अगले हफ्ते फिर दीप्ति मायके जाने की ज़िद करने लगी। ना चाहते हुए भी मैंने उसे जाने के लिए हाँ कर दी। इस बार फिर जब मैं उसे छोड़कर वापस आया, मैं उसी सिग्नल पर रुका था। अचानक मुझे पिछले हादसे की याद आ गई। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें उस दीप्ति जैसी लड़की को ढूंढने लगी। फिर वही लड़की सामने से आती दिखाई दी। उसने आज भी दीप्ति की तरह ही हूबहू काले कलर की साड़ी पहनी थी। वही पैटर्न, वही कपड़ा, सब कुछ मेल खाता था। देखते ही देखते वो भीड़ में खो गई। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत यू टर्न लिया और दीप्ति के माँ के घर पहुँचा। दीप्ति को वहाँ देख मेरी जान में जान आई। दीप्ति ने हैरत से मुझे पूछा, अरे आप यहाँ? आप वापस नहीं गए अब तक? कुछ भूल गए हो क्या? अब मैं दीप्ति से क्या बोलता? हमारी अभी अभी शादी हुई है। उसे ये बात बताता तो वो क्या सोचती मेरे बारे में कि मैं कैसा पति हूँ जो शादी के कुछ ही दिनों में अपनी बीवी पर शक करता है। इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल ढूंढने का नाटक करने लगा। मैंने उसे कहा, शायद मेरा मोबाइल यही रह गया है, ज़रा ढूंढ दो। अब उसकी नज़रों से बचकर मैंने मोबाइल टेबल के नीचे रख दिया और उसको उठाकर मोबाइल मिलने का नाटक करने लगा। दीप्ति मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, बस आप मुझे मिलने का बहाना करो, ज़रा सी भी दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मेरे गाल लाल हो गए और मैं हल्का सा शर्मा गया और वहाँ से चला दिया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। दीप्ति के प्यार में हर लड़की मुझे उसके जैसे दिखाई दे रही है, पर ताज्जुब तो तब हुआ जब फिर अगले हफ्ते मैं उसे उसकी माँ के घर छोड़ आया तो फिर से उस सिग्नल के पास मुझे वो लड़की दिखी
और आज भी उसने हूबहू दीप्ति की तरह साड़ी पहनी थी। एक बार, दो बार संजोग हो सकता है, पर तीसरी बार फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये लड़की एक ही दिन बिल्कुल दीप्ति के कपड़े से मेल खाने वाली साड़ी कैसे पहन सकती है? कहीं ये दीप्ति ही तो नहीं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने जल्दी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच सकती है? और उस दिन मैं जब उसकी माँ के घर जाकर देखा तो दीप्ति घर पर ही थी। एक ही वक्त पर वो दो जगह कैसे हो सकती है? ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैं उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की फिर उस घर में चली गई। मैं बहुत बेचैन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीप्ति से भी इस विषय पर बात नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था और अब वो मेरे बर्ताव में भी छलक रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में खोया रहता। दीप्ति और मेरे बीच छोटी मोटी नोकझोंक होने लगी। दीप्ति ने फिर अपने माँ के घर जाने का कहा, पर इस बार मैंने उसकी नहीं सुनी और उसे मना कर दिया। वो मेरे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर मैं नहीं माना। मुझे उस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता। ये एक ऐसी पहेली थी जो मैं सुलझा नहीं पा रहा था और इस वजह से मैं दीप्ति पर शक करने लगा था। मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। हर वक्त मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि रात को भी चैन से सो नहीं पाता। उस दिन दीप्ति बहुत उदास थी। उसकी उदासी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अपनी गलतफहमी की वजह से दीप्ति और उसकी माँ को सज़ा क्यों दे रहा हूँ। उसकी माँ तो बीमार होती है। दीप्ति और मेरे अलावा उनका और कौन है जो ध्यान रखेगा? मैं प्यार से दीप्ति को मनाने लगा। मेरे ज़रा से मनाने पर वो मान गई। मैंने उसे कहा मैं अगले हफ्ते उसे माँ के घर छोड़ आऊँगा। दीप्ति बहुत ही भोली और मासूम थी। मेरे इतना कहने पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले हफ्ते फिर मैं उसे छोड़ने गया, पर इस बार मैंने उसे अपने पसंद की साड़ी पहनने के लिए कहा। दीप्ति उस पिंक नेट की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे छोड़ने के बाद फिर उसी सिग्नल पर मेरी नज़रें उस लड़की को ढूंढने लगी, पर आज वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। न जाने क्यों मैं उसके घर की ओर चल दिया जहाँ वो लड़की जाया करती थी। शक भी बहुत अजीब चीज़ है, लोगों से कैसे कैसे काम करवाता है। मैं उस घर के बाहर खड़ा था और तभी मेरी नज़र छत पर गई। तब वो लड़की एक लड़के के बाहों में बाहें डाल खड़ी थी और उसने बिल्कुल वही पिंक नेट की साड़ी पहनी थी जो सुबह मैंने दीप्ति को पहनने कहा था। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। मैं बाइक से उतरकर उस घर की बेल बजाने लगा। जैसे ही उस लड़के ने दरवाज़ा खोला, मैं उसे धक्का देकर घर के अंदर छत की ओर चल दिया और दीप्ति को ढूंढने लगा। वो लड़का मुझे वहाँ देख हैरान था। वो मुझसे बार बार पूछता रहा, आप कौन हो और ऐसे कैसे किसी के घर में बिना इजाज़त घुस सकते हो? पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं दौड़कर छत पर पहुंचा, पर ताज्जुब की बात थी, छत पर कोई नहीं था। मैं दीप्ति को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो लड़का मेरे पीछे ही था। मैंने उससे पूछा कि उसने दीप्ति को कहाँ छुपाया है। उस पर वो बोला, कौन दीप्ति? मैं किसी दीप्ति को नहीं जानता और आप मेरे घर में ऐसे कैसे आ सकते हो? मैंने पुलिस को बुलाया है, वे आते ही होंगे। मुझे उसकी बातों से ज़रा भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे बस उस लड़की को देखना था। कुछ ही पल में मैंने उसका पूरा घर छान मारा, पर वहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उस लड़की को उसी छत पर देखा था और वो कई बार इस घर में आई थी। मैंने उसे अपने मोबाइल में दीप्ति का फ़ोटो दिखाया, पर उसने ऐसे किसी लड़की को जानने से साफ मना कर दिया। हम दोनों में खूब बहस चली। तभी पुलिस आ गई और मुझे पकड़कर ले गई। मेरी पहचान के कारण थोड़े पैसे देकर पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, पर अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। दीप्ति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे और इसीलिए हमने शादी की थी। शादी के कुछ ही हफ्तों में दीप्ति किसी और लड़के के साथ, शायद इसीलिए उसे बार बार अपने मायके जाना होता है। एक पल में मैं दीप्ति पर गुस्सा था और अगले ही पल ख्याल आया कि दीप्ति तो वैसी लड़की नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है और वैसे भी उस घर में मुझे कोई लड़की नहीं मिली। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है?
कि मैं जितनी बार उस सिग्नल से गुजरता हूँ वही लड़की मेरे सामने आ जाती है और उसकी साड़ी भी हर बार दीप्ति की साड़ी से मेल खाती है। मुझे ये राज सुलझाना ही था। इसीलिए मैंने एक तरकीब लगाई। अगले हफ्ते जब मैं दीप्ति को छोड़ने जाने वाला था, मैंने उसे नीले रंग की साड़ी पहनने के लिए कहा और दीप्ति की नज़रों से बचकर उसके साड़ी के पल्ले का एक कोना कैंची से काट दिया और उसे कहा कि आज वो उस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज़ ना पहनकर ब्लैक कलर का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ पहने। दीप्ति को मेरा व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी उसके कामों में टांग नहीं अड़ाई थी। पर आज मैं अपनी ज़िद पर था। मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही था और शायद इसमें मैं अपनी बीवी पर बेकार ही शक करना बंद कर देता। दीप्ति एक आज्ञाकारी पत्नी थी। मैंने उसे जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसकी आंखों में लाखों सवाल थे और चेहरे पर घबराहट भी थी। मैं समझ रहा था कि मेरे ऐसे बर्ताव से वो डर गई थी। पर आज इस सब का आखिरी दिन था। मैं दीप्ति को उसकी माँ के घर छोड़कर आया और सिग्नल पर बाइक छाँव में खड़ी करके उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। पर आज काफ़ी देर हो गई, वो लड़की नज़र नहीं आई। आखिर मैंने वहाँ से निकलने का तय किया। शायद वो लड़की दीप्ति ही है और उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने उसकी साड़ी का एक छोटा भाग फाड़ लिया है, इसीलिए वो आज यहाँ नहीं आई है। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, वही लड़की मुझे फिर से रिक्शा से उतरती हुई दिखी। आज उसने बिल्कुल वही नीली साड़ी पहनी थी जो मैंने सुबह दीप्ति को पहनने के लिए कही थी। और ताज्जुब की बात ये थी कि उसने भी ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहना था। ये तो संभव ही नहीं कि दो जन एक ही दिन पर एक जैसी साड़ी पहने, और जैसे मैंने उसका ब्लाउज़ मिसमैच किया था, ये लड़की भी आज बिल्कुल वैसा ही ब्लाउज़ पहने जो मैंने दीप्ति को पहनने बोला था। हो ना हो ये दीप्ति ही है। मैं उसका पीछा करने लगा, क्योंकि अब बस वो पल्ले का कोना जो मैंने फाड़ा था वही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकता है। मुझे उसके पीछे देख वो लड़की हड़बड़ी में भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते मैं उसके करीब आ गया। मैंने उसकी साड़ी का पल्ला अपने हाथों में पकड़ा। वो फिर भी भाग रही थी। मैं भी भागते भागते उस पल्ले का निरीक्षण कर रहा था। इसका भी वही कोना बिल्कुल उसी तरह फटा था जैसे मैंने फाड़ा था। ये तो संजोग होना मुश्किल था, क्योंकि मैंने उसे कैंची से फाड़ा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, दीप्ति! उस लड़की ने अपना साड़ी का पल्लू ज़ोर से झाड़ा, जिसके कारण वो मेरे हाथ से फिसल गया और ये फिर उसी घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और दीप्ति का नाम पुकारने लगा। फिर वही लड़का दरवाजे पर आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मुझ पर चीखने लगा, तुम फिर यहाँ आ गए। जेल जाकर चैन नहीं मिला। तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं फिर पुलिस को बुला लूँगा। मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे बस दीप्ति को रंगे हाथों पकड़ना था। मैं आग बबूला हो गया था। इतना गुस्सा मुझे पहले कभी नहीं आया। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, पर मैं अपना आपा खो चुका था। गुस्से में मैंने उसके दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने अपनी बाइक निकाली और दीप्ति की माँ के घर चला गया। जैसे ही मैंने दीप्ति को वहाँ देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे ज़ोरदार चाटा मारा। वो ज़मीन पर गिर गई और मुझे हैरत भरी नज़रों से पूछने लगी कि क्या हुआ है। उसकी माँ भी बेटी को मार खाता देख बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। हमारे शोर से आस पड़ोस के लोग भीड़ बनाकर खड़े हो गए। मैं दीप्ति पर चिल्ला रहा था, तुमने मुझे धोखा दिया है। जैसे ही मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाता, तुम अपने आशिक के पास चली जाती हो। उस पर उसकी माँ बोली, बेटा ये कब से यही है, आज तक कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई। पर मैं अपना आपा खो बैठा था। मैं उस पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था और पीट रहा था। भीड़ में से कुछ लोग मुझे रोकने के लिए आए और उन्हीं में से किसी ने पुलिस भी बुला ली। पुलिस फिर मुझे पकड़कर जेल में ले गई। दीप्ति ने मुझ पर केस कर दिया और मुझ पर पागलपन के दौरे आने का दावा किया, जो कोर्ट में साबित हो गया, क्योंकि मेरा कहा किसी ने नहीं सुना कि कैसे मुझे एक लड़की दिख सकती है जो हूबहू दीप्ति जैसे कपड़े पहनती हो।
उस लड़के ने भी मेरे खिलाफ गवाही दी और मुझे पागल खाने भेज दिया गया। वहाँ अकेले रहकर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। लगभग 1 महीना होने आया, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो मेरा वहम था या हकीकत। मुझे सच में अपने आप पर शक होने लगा कि शायद मैं सच में पागल तो नहीं हो गया। तभी एक दिन मुझे कोई मिलने आया। मीटिंग रूम में जाकर देखा तो दीप्ति उसी लड़के के साथ आई थी। दीप्ति की नज़रें झुकी हुई थी। उस लड़के ने कहा, मैं सूरज हूँ। आज तुम्हें यहाँ ऐसा देखकर मेरे दिल को सुकून मिला है। इतने महीनों से मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तुम्हें काव्या तो याद ही होगी। मैं उसको हैरत से देख रहा था क्योंकि कोई काव्या मुझे याद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, भूल गए क्या काव्या को? तुम्हारे कॉलेज में थी काव्या ठाकुर, जिससे तुमने प्यार का नाटक किया और जब तुम्हारा मन भर गया तुमने बड़ी आसानी से उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो मेरी बहन थी जिसे तुमने धोखा दिया था। वो तुम्हारा धोखा सह नहीं पाई और डिप्रेशन में चली गई और उसने खुदकुशी कर ली। उसके जाने के बाद मैंने कसम खाई कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। मुझे केवल तुम्हारा नाम अभिजीत पता था, इसीलिए मैं तुम्हारी तलाश करने लगा। और जिस दिन मुझे तुम मिल गए, मैंने ही दीप्ति को तुम्हारे ऑफिस भेजा था। मुझे पता था तुम जैसा लड़कीबाज लड़का दीप्ति जैसी खूबसूरत लड़की के प्यार में ज़रूर फंस जाएगा। दीप्ति के परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए पैसों के लिए वो मेरे प्लान में शामिल हो गई। उसकी जुड़वा बहन तृप्ति, उसको हमने तुम्हारी नज़रों से छिपाए रखा और शादी के बाद पूजा करने के बहाने से दीप्ति ने तुमसे दूरी बनाए रखी। हमें जो भी करना था 2 महीनों के अंदर करना था। इसीलिए मेरे कहे अनुसार दीप्ति तुम्हें रोज़ खाने में कुछ ऐसी गोलियां मिलाकर खिलाती जिससे तुम चिड़चिड़े होने लगे और तुम्हारा गुस्सा बढ़ने लगा, जिसके कारण तुम हर वक्त बेचैन रहते। तुम्हारे सोचने की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। जिस दिन तुम दीप्ति को ढूंढने मेरे घर के छत पर आए, मैंने तुम्हारे आने के पहले ही तृप्ति को अलमारी में छिपा दिया था। और जिस दिन तुमने दीप्ति की साड़ी का पल्लू फाड़ा था, दीप्ति ने हमें उसका फ़ोटो भेज दिया था। इसीलिए हमने बिल्कुल हूबहू उसी तरह तृप्ति की साड़ी का पल्लू फाड़ दिया ताकि तुम्हारा शक यकीन में बदल जाए और तुम सबके सामने अपना आपा खो बैठो। हमारे लिए तुम्हें पागल खाने भेजना और भी आसान हो गया। सूरज की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने हल्की मुस्कुराहट से उसे देखा और कहा, बदले की भावना में तुम इतने अंधे हो गए कि ये तक नहीं देखा कि तुम जिससे बदला ले रहे हो वही तुम्हारा गुनहगार है या नहीं। तुम जिस अभिजीत को ढूंढ रहे थे वो हमारा सीनियर अभिजीत राणा था। कॉलेज में सब जानते थे कि काव्या और अभिजीत एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभिजीत के धोखे के कारण काव्या ने अपनी जान ले ली। एक बार किसी से पूछ लिया होता। मैं तो काव्या के क्लास में पढ़ता था, हम दोनों ने तो कभी बात भी नहीं की थी। मेरी ये बातें सुनकर सूरज सदमे में चला गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दीप्ति भी नम आँखों से सूरज को घूरने लगी। सूरज ने मुझसे माफ़ी मांगी और वे दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन मुझे पागलखाने से छोड़ दिया गया क्योंकि दीप्ति ने केस वापस ले लिया। जब मैं घर पहुँचा, दीप्ति वही खड़ी थी। वो मेरे पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, आप मुझसे नाराज़ हो, मैं जानती हूँ, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। आपने मुझसे सच्चा प्यार किया और मैंने आपको धोखा दिया। आप जो चाहे मुझे सज़ा दो, पर यह बात सच है कि मैं भी आपसे प्यार करने लगी थी, पर आपको वही अभिजीत समझकर आपके प्यार पर भरोसा नहीं किया। मुझे हो सके तो माफ़ कर दो। मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ और इस बार बिना किसी झूठ के, यदि आपको मंजूर हो तो। दीप्ति से मेरा प्यार तो कभी कम हुआ ही नहीं था। उसके धोखे से मुझे दर्द ज़रूर हुआ था, पर मैं समझ गया था कि पैसे की कमी ने उससे ये काम करने मजबूर कर दिया था। हाँ, ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से हट गई थी, पर मुझे यकीन था हम दोनों मिलकर उसे सही राह पर ले आएंगे। मैंने दीप्ति को माफ़ कर दिया और हमने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें
और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।